सो हेलो एवरीवन, क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? कहाँ तक पढ़ा हुआ था हम लोगों ने? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग भाई। लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा हुआ था, मुझे थोड़ा सा रिमाइंड कराओ। सर वो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो शुरू किया सर उसका एक पार्ट लिखवाना था आपको। अच्छा, बस एक पार्ट लिखवाना था। हाँ राइट, वो लास्ट थिंग, उसमें कुछ नोट डाउन करवाना था। पढ़ा दिया था, लिखाया नहीं था ना? यस सर। एक मिनट दीजिए। हाँ ठीक है, चलो उसी को लिख लो पहले। तो हेडिंग डालेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जो एक बात और मैं आपको बता दूं, हमने जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ा, जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था एम्ब्रियो डेवलपमेंट का, और जो मैंने आपको समझाया था, वो जो हमारा एक्सपेरिमेंटल प्लांट है, वो जिसका एम्ब्रियो था, वो है कैप्सुला। कैप्सुला, ठीक है। और चलो नोट करें शर्ट को। फर्स्ट पॉइंट, जाइगोट डिवाइड, पॉइंट्स के फॉर्म में लिखते हैं ना, बुलेट के फॉर्म में। जाइगोट डिवाइड हॉरिजॉन्टली into two unequal cells. By this way, it forms a basal suspensor cell. By this way, it forms a basal suspensor cell at micropylar end. Basal suspensor cell at micropylar end and terminal embryo cell and terminal embryo cell at chalazel end. ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, टर्मिनल टर्मिनल क्या लिखा? टर्मिनल एम्ब्रियो सेल एट चैलेजल एंड। ठीक है ना? यस सर। टर्मिनल सेल, टर्मिनल सेल डिवाइड, या यू कैन एम्ब्रियो सेल डिवाइड and form the quadrant stage, मतलब 4 cell stage, quadrant stage which is 4 celled, quadrant stage which is 4 celled pro embryo, quadrant, एक मिनट, 4 cell stage which is called pro embryo। मैं वो डायग्राम खोल लेता हूँ साथ के साथ।
हाँ क्वाड्रेंट 4 सेल स्टेज विच इज कॉल्ड प्रो एम्ब्रियो, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट देन फर्दर डिवाइड, सर उसको स्पेल कर देंगे, विच इज कॉल्ड क्या विच इज कॉल्ड प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो, प्रो PRO। एम्ब्रियो, हाँ PRO प्रो एम्ब्रियो, ओके सर। इसको बोलेंगे प्रो एम्ब्रियो। इट फर्दर डिवाइड into 8 cell stage and called octant stage. Next point, after octant stage, a number of periclinal and anticlinal division takes place. A number of periclinal and anticlinal division takes place, which produces cotyledon, hypoclotile, which produces cotyledon, hypocotyle and plumule. Next point, suspensor cell which is situated at terminal end of suspensor called hypophysis, ये वाली called hypophysis. सर इनकी स्पेलिंग क्या होगी? Hypophysis. It swell and enlarges. It swell and enlarges and becomes haustorial cell, which derive nutrition for the developing embryo. Between haustoria and embryo, a filament-like structure made up of 6 to 19 cell called suspensor. Full stop. The function of suspensor to connect haustoria and embryo. ठीक है,
फुल स्टॉप, दैट्स इट। अब इसमें एक और चीज है, तो सबसे पहले नोट करेंगे व्हाट इज एपोमिक्सिस। नोट करो एपोमिक्सिस, द डेवलपमेंट ऑफ reproductive propagule, the development of reproductive propagule without meiosis and syngamy, without meiosis and syngamy। क्या मतलब हुआ? फर्टिलाइजेशन के बगैर। हाँ, ना तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी, ना तो इसमें माइक्रो एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस will not takes place। ठीक है, और सिनगैमी मतलब गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा, तो ना तो माइक्रोस्पोर बनेंगे, ना मेगास्पोर बनेगा, ना ही गैमीट फ्यूजन होगा। इसके बाद भी अगर किसी भी तरह के, है ना, इसके बाद भी अगर किसी भी तरह के रिप्रोडक्टिव प्रोपेग्यूल का फॉर्मेशन होता है, उसको एपोमिक्सिस बोलते हैं। तो नोट करेंगे, विदाउट मियोसिस एंड सिनगैमी इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। फुल स्टॉप, अंडरलाइन करेंगे, एपोमिक्सिस is also called asexual reproduction, also called asexual reproduction in plant। ठीक है, अब एपोमिक्सिस कितने टाइप की हो सकती है, मतलब कुछ एग्जांपल एपोमिक्सिस के, है ना। तो एपोमिक्सिस में ही लिखेंगे सबसे पहले एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, फर्स्ट एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इजी है, कुछ समझने वाला नहीं, लेकिन इसमें ये पूछे जाते हैं टर्म से छोटे छोटे। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम diploid cells of nucellus, formation of embryo from diploid cell of nucellus, nucellus से बन जाना, integument, जानना समझ में मुझे बता दें आना, integument, ovule, ठीक है, is called adventive embryony। next parthenogenesis, formation of embryo from unfertilized egg, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। तो एपोमिक्सिस पहला होता है, या तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी हो सकती है, या पार्थेनोजेनेसिस हो सकती है, और तीसरा होता है, थर्ड टाइप लिख लो यहीं पे, थर्ड टाइप इज एपोस्पोरी एंड एपोगैमी। एपोस्पोरी एंड एपोगैमी, formation of embryo from any other cell of embryo sac,
मतलब एग को छोड़ के, नोट कर लो, अदर देन एग, विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अदर सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको एपोस्पोरी या एपोगेमी कहते हैं। ठीक है, सर अदर सेल का मतलब सिनर्जिड ही हुआ ना? हाँ, सर सिनर्जिड हुआ ना यहाँ पे, मतलब अदर सेल। सिनर्जी हो गया, एंटीबॉडल भी हो सकता है ना, सेंट्रल सेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके ओके सर। और एक और लिख लेना, पॉली एम्ब्रियोनी, पता तुम्हें बहुत सारे एम्ब्रियो का बन जाना, पॉली एम्ब्रियोनी। एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन जाना, पॉली एम्ब्रियोनी, नोट करेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ more than one embryo, development of more than one embryo inside seed, इसको हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। एक चीज और शेयर करूंगा आपके साथ में, ये डायग्राम याद रखना, ये डायग्राम एक्चुअली पूछा जाता है, ये आपके स्कूल वाले भी बहुत पूछते हैं। ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ मोनोकॉट सीड, स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट। ये मोनोकॉट सीड है, देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे, देखो ये तो रहा एंडोस्पर्म, है ना, ट्रिप्लॉइड, सीड कोट या फ्रूट वॉल, ये कॉर्न है, मक्का, ये कॉर्न सीड है, मतलब मोनोकॉट सीड है ना। तो कॉर्न में हर सीड क्या होता है, अपने आप पे फ्रूट होता है, ठीक है। तो मक्का जो होता है कॉब होता है, दैट इज अ कंपाउंड फ्रूट, है ना, उसमें बहुत सारे फ्रूट्स लगे होते हैं। तो यहाँ पे ये सीड कोट हो गया, उसके नीचे एक लेयर होती है एल्यूरियोन लेयर। एल्यूरियोन लेयर क्या होती है, ये इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, है ना, ये प्रोटीन की लेयर होती है, इसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। और जब हम सीड को भिगो देते हैं, मतलब ये जब हाइड्रेट हो जाता है, तो जो एंजाइम होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करते हैं, ये जो एंडोस्पर्म अंदर भरा हुआ है, इसको कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, और एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन की सप्लाई शुरू कर देते हैं, यहाँ से यहाँ न्यूट्रिशन की सप्लाई शुरू कर देते हैं, जिससे कि सीड जर्मिनेट होता है। ये जो स्कूटेलम है, स्कूटेलम क्या है, स्कूटेलम इज कॉटिलीडन, ये सिंगल कॉटिलीडन। स्कूटेलम क्या है, ये कॉटिलीडन है, मतलब दिस इज फूड लैडेन टिश्यू, इसमें भी फूड है, फूड लैडेन टिश्यू। कोल्यूप्टाइल, ये कवर है ऊपर का, और प्लीम्यूल ये शूट बनाएगा आगे चल के, रेडिकल ये आगे रूट बनाएगी, और कोरियोलाइजा क्या है, ये इसका कवर है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया भाई? यस सर। ठीक है, अब देखो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, है ना। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हेडिंग डाल, नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यहाँ तो कोई डाउट किसी को, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट पूछिए अगर कोई डाउट हो। सर ये एल्यूमिनियम लेयर प्लीज वापस समझा दीजिए। एलुरोन लेयर ये प्रोटीन की बनी हुई एक लेयर होती है, टिश्यूज है, इनमें एंजाइम पाए जाते हैं, और ये जो अंदर फूड भरा है इसको ब्रेक करके सिंप्लीफाई वे में कौन कन्वर्ट करेंगे। जब सीड जर्मिनेट करेगा तो सीड को जर्मिनेट करने के लिए भाई एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से आएगी, स्कूटेलम से और एंडोस्पर्म से। अब स्कूटेलम एंडोस्पर्म में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड है, मान लो स्टार्च के फॉर्म में है, अब उसको ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करेगा, एंजाइम। वो एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, एल्यूरोन लेयर में। कैसे वो कब एक्टिवेट होंगे, जब हाइड्रेट हो जाएगा वो, ये लेयर जब हाइड्रेट हो जाएगी, जब पानी को सोख लेगी, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगी। ओके सर गॉट।
ठीक भाई। अब ये तो था हमारा प्लांट रिप्रोडक्शन, अब हम लोग आते हैं सीधे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलो हेडिंग डालो ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इसमें कुछ बेसिक चीजें देखो, पहले हम लोग बात समझ लेते हैं। तो जैसे हमने प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ा, सेम वैसे ही ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बहुत सारी चीजें तो सिमिलर है, बस फर्क इतना है वो प्लांट्स थे, हम एनिमल्स थे। तो अब देखो ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना, तो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और इसी तरह से फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स में वो ऑर्गन जो गैमीट प्रोड्यूस करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? टेस्टिस। और फीमेल में दिस इज ओवरी। यहां पर टेस्टिस से, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, अभी हम देखेंगे। टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं और ओवरी में एग प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। और यहां पर इस प्रोसेस को हम बोलते हैं oogenesis। स्पर्म और एग का दोनों का फ्यूजन होता है एंड वी कॉल इट सिनगैमी। सिनगैमी हो जाने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट फिर डेवलप हो जाता है वॉर्म के अंदर एम्ब्रियो के फॉर्म। और आप इस प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रियो क्या होता है? ह्यूमन में डेवलप हो जाता है, इसको हम फीटस कहते हैं, ठीक है। और फीटस के पैदा होने को पर्टुएसिस कहते हैं। चलो ठीक है, वो बाद में देखेंगे। ओके, और कुछ और ये जल्दी से इसको ड्रॉ कर लो, नोट कर लो इसको। नोट कर लिया क्या? Done, sir. ठीक है, नोट कर लिया भाई, बाकी लोगों ने भी? Sir, just a minute. हाँ श्योर।
done, sir. ठीक है. What is gestation? Pregnancy. सर सॉरी वो फर्टिलाइजेशन से लेकर के बच्चे की पैदा होने तक का समय को gestation. राइट, नोट करेंगे. development events from conception is called pregnancy. Development event from conception till birth of young one is called gestation. Full stop. It takes place about 280 days in human. ठीक है. तो ये gestation हो गया है ना. gestation के बाद what is blastulation? देखो क्या होता है ना कि ब्लास्टुलेशन क्या होता है. पहले मॉरुला स्टेज आता है. जाइगोट जब डेवलप होता है तो पहले कुछ सेल्स में उसको मॉरुला स्टेज, अभी हमें पता चल जाएगा, मलबेरी की तरह दिखाई दे, उसको मॉरुला स्टेज बोलते हैं. तो उसको हम मॉरुला बोलते हैं. उसके बाद फिर क्या होता है, बहुत सारी करीब 16 to 64 सेल में करा, उसको हम ब्लास्टुला बोलते हैं, है ना. तो उसमें जो बहुत सारी सेल्स होती हैं उनको ब्लास्टोमेयर सेल्स बोलते हैं. तो जाइगोट get converted into blastula. This stage is called blastulation. है ना. फिर गैस्ट्रुलेशन अगली स्टेज होती है. तो पहले मॉरुला स्टेज आती है, फिर ब्लास्टुला स्टेज आती है, फिर गैस्ट्रुला स्टेज आती है. गैस्ट्रुला स्टेज में क्या होता है, जो जाइगोट होता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्लास्टुला स्टेज में जो हमारा जाइगोट होता है वो इस तरह से मल्टी सेलुलर हो जाता है. यहाँ पे एक जगह पे इसमें बहुत सारी सेल्स पैदा हो जाती हैं. इस तरह से यहाँ पे इसको एम्ब्रियोनिक नॉब कहते हैं और इसमें इस तरह से सेल्स डेवलप हो जाती हैं. इसको ब्लास्टुला स्टेज एक्चुअली बोलते हैं. यहाँ पर गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, गैस्ट्रुला स्टेज में इसमें कई सारी जर्म लेयर बन जाती हैं. एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म. एक्टो, मीजो और एंडोडर्म लेयर बन जाती है ना. तो ये इसको हम गैस्ट्रुला स्टेज बोलते हैं. तो नोट करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ germ layer and their movement is called gastrulation. तो gestation पीरियड में क्या होगा, पहले ब्लास्टुलेशन होगा, मॉरुला स्टेज यहाँ पे नहीं दी गई. अभी हम लोग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जब लास्ट में पढ़ेंगे तो मैं उसमें सब स्टेज फिर से बताऊंगा आपको. गैस्ट्रुलेशन जब जर्म लेयर बन जाए. इसके बाद क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस. अभी तो जस्ट सेल का गुच्छा है, अब उसमें ऑर्गन बनना शुरू होंगे, उसको हम ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं. तो ऑर्गेनोजेनेसिस इज, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स, development of organs from the germ layer. तो ऑर्गन बन जाना, ऑर्गेनोजेनेसिस. और सबसे आखिरी लेयर, सबसे आखिरी स्टेप होता है पर्टूरिएशन. पर्टूरिएशन मतलब किसी भी बेबी का बर्थ लेना, है ना. तो बर्थ ऑफ full term young one, birth of full term young one is called parturition.
birth of full term young one is called parturition. सर ये गैस्ट्रुलेशन में आपने क्या लिखा था? फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स एंड देयर मूवमेंट। एंड देयर मूवमेंट, मूवमेंट मूव मतलब करती है, वो दिखाई देगा अभी। जर्म लेयर मूव करती है अंदर की तरफ, नॉब बन के, जो नॉब जैसा बनता है। और सर जर्म लेयर ये वो सीधे नहीं डलती है, ऐसे जैसे हमने बना दी ऐसे नहीं बनती हैं, वो अंदर की तरफ मूव करती हैं। ओके इस सर। तरह से मूवमेंट होता है, ऐसे बनती है। पढ़ेंगे अभी, तुम बस जस्ट नोट करते हो, स्टेप नोट करते हो कि स्टेप कितने होते हैं। सर एक और चीज थी, पर्ट्यूरेशन में आपने क्या लिखा है? फुल टर्म यंग वन। फुल टर्म मतलब फुल टर्म का मतलब 9 मंथ के बाद पैदा होना, दैट इज कॉल्ड पर्टुएशन, ओके सर। है ना। वरना उसके पहले अगर 6 महीने में पैदा हो गया तो उसको एबॉर्शन बोलते हैं, वो एबॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सर्वाइव थोड़ा ना कर पाएगा। सर उसको हम 7 महीने पर्टुएशन, का तो कर लेते ना? जब तक फुल्ली डेवलप्ड है। हाँ, 7 महीने का बच्चा। 7 मंथ वाले को भी हम सर्वाइव करवा सकते हैं, उससे कम वाले को बड़ा मुश्किल होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हो तो कुछ भी सकता है मेडिकल में, लेकिन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और वो सर्वाइव भी नहीं कर पाए, वैसे भी नहीं सर्वाइव कर पाएगा एटमॉस्फेयर में। आप कुछ एनिमल्स से उनका जेस्टेशन पीरियड आप नोट कर लो, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए पूछ लिया जाता है। तो मैं लिखता जाता हूँ, रैट का 22 डेज में, ये डेज में है, मैं लिख देता हूँ, रैट का 22 डेज होता है। रैबिट का 30 डेज, है ना। और डॉग का और कैट का सेम होता है, 63 डेज जेस्टेशन पीरियड। और टाइगर का होता है 155 डेज। ह्यूमंस का मैंने बता ही दिया आपको, 180 280 डेज। वेल का 365 डेज। ठीक है। राइनोसोरस का 510 डेज। फाइव 510 डेज। और एलिफेंट का सबसे ज्यादा होता है, राइनोसोरस का भी इतना होता है। एलिफेंट का 641 डेज। सबसे ज्यादा जेस्टेशन पीरियड इन दोनों का होता है, राइनोसोरस और एलिफेंट। ठीक भाई, यस सर। ओके। अब आते हैं, नोट करो, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। अब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले आते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मैं आपको बता देता हूं, इनमें मेनली आते हैं, मैं अभी आपको नोट करा दूं, पहले आपको समझा देता हूं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इनमें आते हैं मेनली गोनेट्स, है ना, जिनमें गैमीट प्रोड्यूस होते हैं। फिर आते हैं हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में वो कोई सा भी ऐसा ऑर्गन जिसके अंदर गैमेटोजेनेसिस हो रही है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis हो रही है, उनको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन।
सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आती हैं मेनली रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या जेनाइटल ट्रैक्ट। तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या जेनाइटल ट्रैक्ट वो ट्रैक्ट होते हैं जिनके थ्रू गैमीट ट्रांसफर होता है, तो गैमीट ट्रांसफर में करने में हेल्प करती है ना, इनको हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। और इनमें से कोई हार्मोन प्रोड्यूस करने का काम नहीं करता है, ठीक है। थर्ड होती है ह्यूमंस में एसेसरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक। अब एसेसरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? एसेसरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक ये क्या करती हैं? दे डिस्क्रिमिनेट और डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल। तो ये क्या करती हैं? दे डिस्टिंग्विश, ये बताती हैं कि इनमें से मेल कौन सा है, उनमें से फीमेल कौन सा। नोट कर लो इसमें। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो तीन तरह के सेक्स ऑर्गन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, दे आर मेनली कॉल्ड गोनड्स। They are mainly called gonads. They gives rise to sex cells or gamete. They gives rise to sex cell or gamete and secrete hormones. Full stop. They secrete like FSH. अच्छा, अभी तो आपने नहीं पढ़ा होगा। They secrete like FSH. इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। They secrete like FSH, LH. LH को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। They secrete like FSH, LH. In males, full stop. In males, they are called testis, and in females, they are ovary. In males, they are called testis, and in female, they are called ovary. Next, secondary sex organ. Secondary sex organs are reproductive or genital tract. Secondary sex organs are reproductive or genital tract that transport gamete from male to female, that transport gamete from male to female, and they do not produce hormone. Full stop. Accessory sex characteristic. They distinguish between two sexes of a species. They distinguish between two sexes of species. They do not directly involve. They distinguish between the two sexes of a species.
they do not play direct role in reproduction. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे नोट कर लो, जैसे ह्यूमंस में एडम्स एप्पल, जिसको क्या बोलते हैं, लैरिंक्स। ठीक है, मेल में प्रोमिनेंट होता है, मेल में प्रोजेक्टेड बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, प्रोजेक्टेड एंड प्रोमिनेंट मेल में, और फीमेल में होता है लिटिल प्रोमिनेंट, कम दिखाई देता है ना। सो दैट इज बिटवीन मेल एंड फीमेल, है ना। ये एसेसरी कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है भाई, Yes, sir. ओके। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, एक मिनट होल्ड करना जरा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो देखिए, अब हेडिंग डाला आपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो पहले मैं मेल, आप मेरी बात को ध्यान समझना, मैं पहले पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। ठीक है, पहले सिर्फ समझना, है ना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आप उसका वो करना, फिर आपको लिखना होगा, है ना। पहले मैं चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। एक और खास बात, इसमें से टेस्टिस का जो डायग्राम होगा, मैं ये भी बताऊंगा कि बोर्ड के लिए कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट, जो डायग्राम मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ आप लिखते जाइएगा, बोर्ड के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ चीजें हैं जो बोर्ड के लिए एक्सक्लूसिव भी इंपॉर्टेंट है, वो नीट में तो नहीं पूछी जाती है, बोर्ड में आती है। कुछ चीजें हैं जो नीट में पूछी जाती है, बोर्ड में नहीं आती। तो देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो यहाँ पर क्या है, समझना बात को। तो ये हो गया टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या होता है, पतली पतली कुछ ट्यूब्स पड़ी हुई होती है, इस तरह की। टेस्टिस के अंदर जो ट्यूब्स पड़ी होती हैं, इन्हीं ट्यूब के अंदर कुछ स्पेस होता है। इन ट्यूब्स को हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, वी कॉल देम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म बनता है या स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म बन के बाहर आता है और इस ऊपर वाले जिस पार्ट को हम लोग एपिडाइडमिस बोलते हैं, इस वाले पार्ट में शॉर्ट टर्म के लिए स्पर्म रुकता है और यहाँ पर ये मैच्योर भी होता है ना। यहाँ पर इसकी मोटिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है और उसके बाद एपिडाइडमिस से ये स्पर्म होल्ड होने के बाद यहाँ से रिलीज होता है। वास्ट डिफरेंस एक अप्रोक्सीमेटली 40 सेंटीमीटर एक लंबी पाइप है। ये वास्ट डिफरेंस वो पाइप है जिससे स्पर्म यहाँ पे रिलीज होकर के जाते हैं। अब देखो, स्पर्म यहाँ पर आ गए, यहाँ पे आने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक छोटी सी पार्ट है जिसको हम सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। सेमिनल वेसिकल एक छोटा सा ऑर्गन है। इट डू नॉट स्टोर स्पर्म, इट डू नॉट स्टोर स्पर्म। ये स्टोर नहीं करती स्पर्म को, बल्कि क्या करती है, इसमें इस स्पर्म में एक लिक्विड ऐड कर देती है जिसको हम सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं। सेमिनल फ्लूइड क्या होता है, सेमिनल फ्लूइड एक न्यूट्रिटिव फ्लूइड है जो कि एसिडिक है मीडियम में, और ये येलोइश क्रीम कलर का होता है ना। तो ये इसमें ऐड कर दिया जाता है।
ऐड करने के बाद अब आप आते हैं यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, इसमें कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स टाइप के हार्मोन्स को ऐड ऑन कर देती है ना? जो कि स्पर्म को और मोटिलिटी प्रोवाइड कराते हैं और न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराते हैं। अब क्या होता है, तो यहाँ पे ये एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं जो ऐड ऑन करती हैं। साथ में यहाँ पे एक बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, इसी को कॉपर्स ग्लैंड भी, इससे क्वेश्चन नीट पे पूछा गया है। कॉपर्स ग्लैंड इसी को बोलते हैं। ग्लैंड से तो हालांकि तीनों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करती है, अभी क्या है देखो, ऊपर से आने वाली यूरिनरी ब्लैडर से आने वाली जो यूरिनरी ये यूरेथ्रा है, ये भी यहीं से आती है। तो बार बार यूरिन पास होने की वजह से ये जो पाइप होता है, इसमें एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं और एसिडिक सॉल्ट एड ऑन हो जाते हैं। अगर उन एसिडिक सॉल्ट के कांटेक्ट में स्पर्म आएंगे तो स्पर्म की डेथ हो जाएगी। स्पर्म मरने ना पाए इसलिए स्पर्म रिलीज होने से पहले बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करती है कि इसमें यहाँ पे इस कॉपर्स ग्लैंड के सीक्रेशन को सीक्रेट कर देती है। ये एक बेसिक सीक्रेशन होता है। ये बेसिक सीक्रेशन क्या करता है कि उन सॉल्ट्स को रिमूव कर देता है और इसका जो एसिडिक इफेक्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और इस पाइप को बेसिक बना देता है। बेसिक बनाने के बाद अब स्पर्म यहाँ से रिलीज होते हैं और जिसकी वजह से स्पर्म की डेथ नहीं हो पाती। सो दिस इज द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब बताओ, कोई डाउट किसी को इसमें? तो एक बार सेमिनल वेसिकल का रोल फिर से बता दीजिए। क्या 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 बेटा? सर सेमिनल वेसिकल का रोल एक बार फिर से बता सेमिनल दीजिए। वेसिकल, अभी तो इसको मैं और डिटेल में बढ़ाऊंगा। देखो, सेमिनल वेसिकल क्या होती है ना, ये इस तरह की पाइप होती है, इस तरह की पाइप। तो सेमिनल वेसिकल इस तरह की पाइप होती है। इन पाइप के अंदर की तरफ जो अंदर वाली लेयर है ना, ये जो अंदर वाली लेयर है, इसी अंदर वाली लेयर से यहाँ से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो अंदर वाली लेयर से स्पर्म आ करके, है ना, आ करके और बीच में इकट्ठा हो जा रहे हैं और फिर जब इकट्ठा हो जा रहा है तो इसी से पास हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं पाइप्स के अंदर स्पर्म बन रहे हैं, मतलब कि स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये था हमारा। अब मैं आपको क्या दिखाऊंगा, अब मैं आपको टेस्टिस का डायग्राम दिखाऊंगा। क्लियर? तो ये तो था रिप्रोडक्टिव। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, है ना, क्योंकि जैसे मैं इसको रिमूव करूंगा ये मिट जाएगा जो मैंने लिखा है। आर्यन क्लियर है भाई? पास फेल? हर्षित? यस सर। क्लियर सर। यस सर। ठीक है, मैं रिमूव कर रहा हूं इसको, है ना, हटा रहा हूं यहां से, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको दिखाऊंगा ये टेस्टिस वाला, टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर मैं आपको सेमिनल वेसिकल का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। इसलिए मैं कह रहा था कि ये हमें क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो भाई लोगों, अब यहां पर क्या है कि ये लिगामेंटस रेमटा, ठीक है, ये वो इससे होता है जिससे टेस्टिस बॉडी के बाहर की तरफ मतलब सस्पेंडेड होते हैं, है ना। अब देखो क्या होता है कि टेस्टिस किसी भी बेबी में, जब कोई मेल बेबी अपने मदर के वॉर्म में होता है तो उस समय क्या होता है, मेल बेबी का जो एब्डोमिनल पार्ट होता है, उस एब्डोमिनल पार्ट में ही इन टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है। जब वो प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब कि अपने जेस्टेशन पीरियड में, जब वो 7 महीने का होता है तो ये एब्डोमिनल पार्ट से निकल करके टेस्टिस बॉडी से बाहर आ जाते हैं। अगर ये टेस्टिस बॉडी से बाहर ना आए तो बच्चे में स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, और वो स्टेराइल हो जाएगा, ठीक है। तो 7th मंथ में प्रोजेक्ट, नीट का क्वेश्चन है, 7th मंथ में प्रोजेक्ट होकर के वो बाहर निकल आते हैं। ये सब चीजें मैं लिखवा दूंगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। एवरी पार्ट विच इज इंपॉर्टेंट वो मैं आपको लिखवा दूंगा। तो क्या होता है, ये बॉडी से बाहर आ जाते हैं, है ना। तो मेरा क्वेश्चन है कि आखिर मेल्स में टेस्टिस बॉडी के बाहर सस्पेंडेड क्यों रहते हैं? सर टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर, वो कैसे? सर स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए रिलेटिवली लोअर होता है बॉडी टेम्परेचर से।
अच्छा 1-2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जैसे अगर बॉडी का 37 है तो 35 होता है शायद। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। 1-2 डिग्री नहीं, 2 से 2.5 डिग्री ना, तो 2 से 2.5 डिग्री कम रहता है। अगर 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम नहीं रहेगा तो स्पर्म बनेंगे नहीं, उनकी डेथ हो जाएगी, है ना? तो स्पर्मेटोजेनेसिस होती रहे और स्पर्म वाइबल बने रहें, इसलिए टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री डाउन होता है, 37 से 2 टू 2.5 डिग्री कम होता है, इसलिए टेस्टिस सही है एकदम, आपने बताया बॉडी से बाहर रहते हैं। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पर ये जो लेयर्स हैं, अब देखो सबसे बाहरी वाली लेयर को हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस, ये पहली लेयर है। ट्यूनिका वेजिनैलिस में आउटर जो पार्ट है उसको हम लोग पैराइटल लेयर बोलते हैं, बीच में एक जगह है उसको हम कैविटी कहते हैं, यहाँ पे फ्लूइड भरा होता है और अंदर वाले पार्ट को विसरल लेयर कहते हैं, ठीक है? तो ये जो आपको वॉयलेट कलर की दिखाई दे रही है, मैजेंटा कलर की, इसको हम ट्यूनिका वेजिनैलिस कहते हैं। ट्यूनिका वेजिनैलिस के अंदर वाली जो नेक्स्ट लेयर है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एल्बिनेजिया। ट्यूनिका एल्बिनेजिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे ट्यूनिका एल्बिजिनिया। इस ट्यूनिका एल्बिजिनिया को ही हम लोग कैप्सूल कहते हैं। इन कैप्सूल के बीच-बीच में यहाँ पर ये जो इस तरह के स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग टेस्टिकुलर लोब कहते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ। ये जो आपको बीच-बीच में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, अ, दिस स्ट्रक्चर, ये ट्रायंगुलर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले मुझे लिख लेना। टेस्टिकुलर लोब, इन्हें हम टेस्टिकुलर लोब कहते हैं, है ना? तो ये हमारे टेस्टिकुलर लोब है। इन टेस्टिकुलर लोब्स के अंदर अब आप देखेंगे, इन्हीं टेस्टिकुलर लोब के अंदर यहाँ पर ये जो रुको थोड़ा-सा, ये भाई साहब टेस्टिकुलर लोब है और टेस्टिकुलर लोब के अंदर आप देखेंगे ये सेमिनल वेसिकल्स हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। तो मैंने बताया यही वो पाइप है जिनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। इस पे स्पर्मेटोजेनेसिस होती है ना, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब क्या होता है, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से यहाँ पे स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स होती हैं। स्ट्रेट ट्यूब्यूल से क्या होता है कि अब जा करके यहाँ पे इस पास को रेट टेस्टिस बोलते हैं, मतलब ये नेटवर्क की तरह होता है। तो टेस्टिस की ट्यूब्यूल से ये नेटवर्क का फॉर्मेशन बोलते हैं, इसको रेट टेस्टिस बोलते हैं। इसी रेट टेस्टिस में जाके स्पर्म पहुंचते हैं, यहाँ पे जाके थोड़ा स्पर्म मैच्योर होते हैं, उसके बाद इनको इफरेंट डक्ट्यूल्स बोलते हैं। इफरेंट मतलब जिससे बाहर निकल रहे हो। इफरेंट डक्ट्यूल से निकल करके स्पर्म हेड ऑफ एपिडाइडमिस में पहुंचते हैं। ये ट्यूब्स का एक गुच्छा है। इसमें क्या होता है, शॉर्ट टाइम स्टोरेज होता है एंड इट एड ऑन, ये क्या करता है, इट एड ऑन मोटेलिटी, है ना? मोटेलिटी भी एड ऑन कर देता है। इसके बाद स्पर्म यहाँ से आते हैं ये एपिडाइमिस की बॉडी में और पीछे से घूम करके वास्ट डिफरेंस के थ्रू स्पर्म यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर भाई? यस सर। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। अब एक तीसरा, किसी को डाउट तो नहीं? आर्यन, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अब देखो, अब मैं एक तीसरा डायग्राम दिखा रहा हूं, देखिए। अभी हमने जो पढ़ा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का ट्रांसवर्स सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन थ्रू टेस्टिस, है ना? तो टेस्टिस में ये जो आपको दिखाई दे रही है, दिस इज कंप्लीटली अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर कुछ आपको सेल्स, ये सेल्स दिख रही हैं, है ना? दिख रही है ना ये वाली सेल्स, इस तरह की सेल्स यस दिख रही सर। हैं। ये जो सेल दिख रही हैं ये पिरामिडल शेप की, थोड़ी सी लंबी लंबी सेल्स हैं, दे आर ऑफ पिरामिडल शेप्स। तो ये पिरामिडल शेप की जो सेल्स बोल रहे हैं इनको हम सर्टोली सेल्स बोलते हैं।
सर्टोली सेल्स को भाई लोगों इसे नर सेल कहा जाता है। ये क्या करती हैं, डेवलप होने वाले स्पर्म को क्या या स्पर्मेटोगोनियम को ये क्या करती हैं, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। तो इनका मेनली काम होता है दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन, है ना, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं। अब देखो उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोगोनियम क्या है, स्पर्मेटोगोनियम स्पर्म मदर सेल है। फिर क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियम से बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो देखो इसको नीचे वाली क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद क्या बनती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके नीचे वाली जो लेयर है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इससे जो गोल गोल सेल्स बन रहे हैं इनको हम स्पर्मेटिड्स कह रहे हैं समझे। और इसके अंदर ये जो बन रहे हैं इनको हम स्पर्म कह रहे हैं। बाहर की तरफ ये लेडिंग सेल्स पाई जाती हैं। लेडिंग सेल्स का काम क्या होता है, दे प्रोड्यूसेस हार्मोन। ये हार्मोन प्रोड्यूस करने का काम करती है। इज इट क्लियर? यस सर। सर सेल ऑर्डर एक बार दोबारा बता दीजिए। इंसिया अभी क्या है ना कि मैं स्पर्मेटोजेनेसिस में पूरा बताऊंगा, अभी पूरा एकदम क्लियर बताऊं। देखो सबसे पहले क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियम होती है जो सबसे बाहर वाली लेयर है। स्पर्मेटोगोनियम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म मदर सेल कहते हैं, है ना। स्पर्म मदर सेल से बनती है, क्या होती है ये, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलती हैं, माइटोसिस से। फिर मियोसिस होती है, बनती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जिन सेल में कन्वर्ट, उनको स्पर्मेटिड्स बोलते हैं। स्पर्मेटिड्स के बाद इसमें मेटामॉर्फोसिस होती है, मतलब वो स्पर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना। और फाइनली ये बीच में जो जगह है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन। इस बीच वाली जगह में ल्यूमेन में स्पर्म इकट्ठा होते हैं और फिर वहां से इकट्ठा होकर के ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। आप समझ आया? यस सर। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, और नोट करना स्टार्ट करो। Human males have a pair of testes. Human males have a pair of testes. The formation of testes takes place in abdominal cavity. Underline करो abdominal cavity, important है, नीट का क्वेश्चन है। The formation of testes takes place in abdominal cavity, full stop. These testes comes out of abdominal cavity during the 7th month of development. Next point. The testis pouch, scrotum, works as the testis pouch. इसको इस पाउच में जिसमें टेस्टिस लोकेटेड होते हैं उसको हम स्क्रोटम कहते हैं, है ना। द टेस्टिस पाउच स्क्रोटम वर्क्स एज थर्मोरेगुलेटर। इस कवर को हम लोग स्क्रोटम कहते हैं, वर्क्स एज थर्मोरेगुलेटर which maintain the testis temperature 2 to 2.5 degree centigrade, 2 to 2.5 degree centigrade lower than
body temperature. Full stop. They protect sperm from high temperature. ठीक है, full stop. Failure of, next point है, failure of the testes to descend into, the failure of testes to descend into scrotum causes sterility because sperm formation do not occur in abdominal temperature. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है टेस्टिस. Testes are primary sex organ. Testes are primary sex organ. They are 4 to 5 centimeter long, comma, 2 to 3 centimeter wide, and 2 to 4 centimeter thick. Next point. They remains enclosed. They remains enclosed a fibrous coat of tunica albuginea. ये वाली, a fibrous coat tunica albuginea. It contain abundant blood vessels and it contain abundant blood vessels and loose connective tissues. Next, the outer layer of this coat is tunica vaginalis. Tunica vaginalis, which is a cover of testis. Next, सर आप प्लीज यहाँ से रिपीट कर देंगे. 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 to 4 सेंटीमीटर थिक. इसके बाद है बेटा, नोट करो. The testis remains enclosed in a fibrous cover, tunica vaginalis.
नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने लिखवाया कि द आउटर कवरिंग इज कॉल्ड ट्यूनिका वैजिनैलिस, which is a cover of testis. Next point. Each testis contain 200 to 300 testicular lobule. Testicular lobule. Testicular lobule. Full stop. Each testicular lobule contain 1 to 4 seminiferous tubules, comma, blood vessels and nerve cell. Blood vessels and nerve cell. ठीक है, next point. Seminiferous tubules are made up of germinal epithelium, which produces sperm cell by meiosis. Which produces sperm cell by meiosis. Full stop. They also contain Sertoli cell or nurse cell. They also contain Sertoli cell or nurse cell, which provide nutrition. ठीक है, next point. अब नेक्स्ट डायग्राम दिखाना पड़ेगा नेक्स्ट पॉइंट के लिए. सर आपने ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के बारे में भी कुछ लिखवाया है क्या? ना, ओके सर. ये बात बताया कि वो कवर है. देखो, मैंने बताया था आपको सर्टोली सेल मैंने आपको बताया था जिनको नर्व सेल कहते हैं. फिर मैंने आपको बताया था स्पर्मेटोकोनियम, ये इसको मदर सेल, और ये लेडिंग सेल जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है. तो नोट करेंगे, सर्टोली सेल्स बाहर होते हैं ना? कहाँ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर होते हैं लेडिंग सेल्स. नहीं बेटा, ये तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन है, टीएस है. ओके सर. इस पाइप को हमने ऐसे कट किया, ये टीएस है ना. तो जब टीएस इसका कट करेंगे तो ऐसे दिखाई देगा. तो ये इसके अंदर की लाइनिंग है, क्योंकि स्पर्म तो इसके अंदर पैदा होते हैं ना. ओके सर. ठीक है, तो नोट करेंगे, सर्टोली सेल दे प्रोवाइड, ये पूछा जाता है, आपके बोर्ड का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सर्टोली सेल, और ये नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है. सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग. सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन
to developing spermatozoa. Next, they secrete ABP. They secrete androgen binding protein. They secrete androgen binding protein which play important role in important role in spermatogenesis, which play important role in spermatogenesis. Next point. Sertoli cell secrete inhibin. Sertoli cell secrete inhibin and FSH. Sertoli cell secrete inhibin and FSH, which help in spermatogenesis. Next, heading A, Leydig cells. ये वाली Leydig cells. Leydig cells, also known as interstitial cell. Leydig cell, also known as interstitial cell, they secrete androgens. They secrete androgen, which is male sex hormone. तो एंड्रोजन कौन सा होता है? जैसे कि टेस्टोस्टेरोन. हाँ, टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन है. नेक्स्ट, Sir, androgen which are male sex hormones. okay. है ना? एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन. नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारी ये वास्ट डिफरेंस, है ना? It is a tube-like structure about 40 centimeter in length, about 40 centimeter in length. It help in transport of sperm. Next heading, epididymis. Epididymis. It is a greatly packed tubule. It is a greatly packed tubule full stop.
the head of epididymis, the head of epididymis is the part, underline करेंगे, where sperms undergo, where sperms undergo maturation where sperms undergo maturation and their motility increases, their motility increases and they get fertilizing capacity. नेक्स्ट पॉइंट, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी में नोट करेंगे एपिडाइडमिस में ही, गेट फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, वो अंडरलाइन करेंगे, इट स्टोर स्पर्म फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है, इसको भी अंडरलाइन करेंगे, द स्पर्मेटोजोआ आर प्रोड्यूस्ड, spermatozoa are produced whether ejaculation takes place or not. Spermatozoa are produced whether ejaculation takes place or not. Full stop. The spermatozoa not ejaculated, the spermatozoa not ejaculated are reabsorbed. The spermatozoa not ejaculated are reabsorbed in wash difference, underline करेंगे, in wash difference, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एसेसरी ग्लैंड्स। पहली एसेसरी ग्लैंड है सेमिनल वेसाइकिल आपकी, फर्स्ट, दिस इज सेमिनल वेसाइकिल। Spell is not there, RN is not there. सेमिनल वेसाइकिल नोट करो, सेमिनल वेसाइकिल do not store, seminal vesicle do not store sperm, full stop. They contribute yellowish, slightly alkaline and viscous, slightly alkaline and viscous seminal fluid, seminal fluid that contain, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, फ्रक्टोज शुगर। सेमिनल फ्लूइड में कौन सी शुगर होती है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, that contain fructose sugar, comma, coagulating enzyme, ascorbic acid and some hormones like
prostaglandin and subhormones like prostaglandins. Sir, sugar coagulating enzyme, ascorbic acid and subhormones like prostaglandins. सर हाँ, सर एक तरफ ये ग्लैंड्स जैसे कॉपर ग्लैंड और ये सेमिनल वेसिकल खुद ही इसमें फ्लूइड डालते हैं लुब्रिकेंट और मोटिलिटी बढ़ाने के लिए, दूसरी तरफ सर तो फिर ये कोगुलेटिंग एंजाइम तो काम उल्टा कर देगा ना। वो तो वही होगा ना कि जब स्पर्म ज्यादा देर तक बाहर रहेंगे तो कोगुलेट हो जाएंगे, समझ रहे हो ना? नहीं सर, वो एक्चुअली क्या होगा ना कि ये स्पर्म को जैसे अगर स्पर्म एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा, है ना, तो वो कोगुलेट हो जाएगा। ये इसको कोगुलेटिंग इफेक्ट देते हैं। अच्छा अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा सर? ऐसा मतलब स्पर्म एयर के कांटेक्ट में आके अगर मतलब अगर ये नहीं हुआ कोगुलेटिंग एंजाइम तो सर क्या होगा? कोगुलेटिंग एंजाइम अगर नहीं होंगे तो मतलब रिप्रोडक्शन के टाइम पे मतलब इंसेमिनेशन के टाइम पे स्पर्म बाहर भी आ सकते हैं, वेजाइनल ट्यूब से बाहर भी आ सकते हैं, सर्विक्स से बाहर आ जाएंगे। ओके सर, समझ गए ना? तो सर्विक्स से बाहर आ जाएंगे और स्पर्म काउंट कम हो जाएंगे, और जब स्पर्म काउंट कम हो जाएंगे तो कंसेप्शन हो ही नहीं पाएगा, है ना? यस सर, तो वो फेलोपियन ट्यूब उनके सॉरी उसमें यूट्रस में एंटर करने के बाद कोगुलेट होते हैं। ओके सर समझ गया। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं ये मत समझना कि बिल्कुल उसको सॉलिडिफाई, जैसे ब्लड कोगुलेशन से मतलब उसको यस सर, कंपेयर मैं नहीं वही करो। सोच रहा था नहीं वैसे उससे सर, मैं कंपेयर वही। नहीं करो। हाँ, ओके सर, नेक्स्ट, हाँ इसी में नोट करो, फ्रक्टोज प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्मेटोजोआ फॉर स्विमिंग। फ्रक्टोज प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्मेटोजोआ फॉर स्विमिंग। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोस्टाग्लैंडिन ये रिलीज होता है मेल में और फंक्शन करता है फीमेल की यूट्रस में। प्रोस्टाग्लैंडिन स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। प्रोस्टाग्लैंडिन stimulate contraction of female reproductive tract to help meeting sperm with ova. Next heading है prostate gland. Second one, prostate gland. sir, To help sperm meeting with ova. ठीक है? Next, prostate gland. It secrete thick, milky, slightly acidic fluid. Thick, milky, slightly acidic fluid, which is discharged in urethra. Full stop. It contain citrate. It contain, sir, slightly basic था ना? हाँ slightly basic. It contain citrate, which is a sperm nutrient and secretion nourishes and activate spermatozoa. Secretion nourishes and activate spermatozoa. ठीक है?
नेक्स्ट कॉपर्स ग्लैंड. कॉपर्स ग्लैंड, it secrete alkaline mucus. Copper's gland, it secrete alkaline mucus which is discharged in urethra, full stop. It serve and neutralize, it serve and neutralize the acidic remain, it serve and neutralize the acidic remains of urine in urethra. ठीक भाई? Yes. yes sir. सर ये Next. प्रोस्टाग्लैंडिन्स में इट सिक्रीट्स थिक मिल्की स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड या बेसिक फ्लूइड? प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंड सॉरी. Basic. ओके सर. ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन.